नमस्कार। आजकल हमारे यहाँ कांवड़ यात्रा की बहुत चर्चा हो रही है कि किस तरह से जो सदियों से, हज़ारों सालों से, बल्कि सदियों से क्यों कहें, जो हमारी जनता के भोले विश्वास रहे हैं, आस्था रही है, किस तरह से पिछले 25-30 सालों में उसको विकृत रूप दे दिया गया है और किस तरह से हमें अब कांवड़ियों में गौ रक्षकों की झलक भी मिलती है कि यही कांवड़िए मॉब लिंचिंग भी करते हैं और आने वाले चुनावों में यही बूथ मैनेजमेंट भी करेंगे। अपने आप में ये ख़तरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस पर अपनी टिप्पणी की है। जो उत्पात मचाया कांवड़ियों ने उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, ख़ासकर जो हिंसा की है, जो घटनाएं सामने आई हैं, वो मंजूर बिल्कुल नहीं हो सकती हैं हमें। और इसका ज़िम्मा किस पर जाता है ये आप जानते हैं। सन 80 के अंत तक, 80 का जो दशक था उसके आखिर तक और शुरुआती सालों में इस तरह का रूप हमने कभी नहीं देखा था। इस तरह के कांवड़िए भी कभी नहीं देखे थे हमने कि सबको एक तरह की जैसे यूनिफॉर्म पहना दी गई हो, भगवे रंग के बम्यूडा, भगवा टी शर्ट, साथ में ट्रक चल रहे हों, ट्रकों का इतने बड़े व्यापक पैमाने पर ऑर्गेनाइज़ किया गया हो ट्रक्स को, उसमें डीजे लगे हुए हों। जगह जगह वीडियोज़ आप देख लेंगे कि शराब पी जा रही है, चिलम फूंकी जा रही है और सड़कों पर गुंडागर्दी की जा रही है। बेसबॉल बैट्स हैं इनके हाथ में। क्या मजाक है ये। कांवड़ यात्रा ऐसी कभी नहीं थी। कांवड़ यात्रा शुरू से ही एक बहुत ही आस्था और विश्वास का प्रतीक रही है और इन गुंडों की वजह से जो असली कांवड़िए हैं उनका नाम भी बदनाम होता है। मैं आपको बताऊं, ये पुराना एक पिलग्रिमेज है, ये तीर्थ यात्रा है जो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है और ये हरिद्वार, गुरुमुख, गंगोत्री उत्तराखंड में और सुल्तानगंज बिहार में, जहाँ से पानी लिया जाता है, और फिर सुल्तानगंज से बैजनाथ की तरफ ले जाया जाता है। लाखों की तादाद में कांवड़िए इसमें हिस्सा लेते हैं, गंगा जल उठाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर चल के ठीक समय के पहले, जिस समय पहुंचना होता है उससे पहले या उस समय पर जो भी नज़दीक का शिव मंदिर होता है उसमें जाकर ये पानी चढ़ाते हैं। लेकिन पूरा महादेव और औघड़नाथ मंदिर जो है मेरठ के, वो ज़्यादा मशहूर हैं। उसके अलावा काशी विश्वनाथ, बनारस, बैजनाथ झारखंड में देवघर में है बैजनाथ मंदिर, वहाँ पर। बिहार में गंगा का पानी सुल्तानगंज से लिया जाता है और फिर बैजनाथ देवघर में लिया जाता है, वहाँ ले जाया जाता है। कांवड़ यात्रा इसलिए कांवड़ कहा गया है क्योंकि एक बांस पर 2 टोकरे लटका दिए जाते हैं और बराबर वज़न के, और उसको कंधे पर लाकर बहंगी बनाकर उसमें ये पानी के मटके रखे जाते हैं। 5 अगस्त को क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सीधे निर्देश पर, सीधे हुक्म पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 लाख रुपए में एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया। ये कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर निगाह रखने के लिए। उसमें योगी आदित्यनाथ खुद पाए गए कि ऊपर से आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन वो नीचे हाथ हिला रहे हैं कांवड़ियों को। जैसे नीचे वाले कांवड़िए ऊपर देख पाएंगे कि हाँ कौन बैठा हुआ है वहाँ पर और हाथ हिला रहा है। उसी हेलीकॉप्टर में या किसी दूसरे हेलीकॉप्टर में पुलिस के एक एडीजी है मेरठ जोन के, प्रशांत कुमार, उन्होंने वो मैक्सिकन हैट पहना हुआ था और काउबॉय वाली मूछें, पुलिस की यूनिफॉर्म और हाथ में गुलाब के फूलों की पत्तियां लेकर वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। उन पत्तियों, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, उनकी बरसात कर रहे थे। आनंद कुमार हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के। उन्होंने कहा कि ये स्वागत का एक तरीका होता है, ये किसी का स्वागत करने का तरीका होता है और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है कि कोई आया है तो उसका स्वागत गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से किया जाए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि 8 अगस्त को 20 कांवड़ियों ने दिल्ली में गाड़ी तोड़ी, मोती नगर के करीब। उसके वीडियोस भी चल रहे हैं, आप खुद झलक देख सकते हैं। बोले 26 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसका नाम बिल्ला है, राहुल उर्फ बिल्ला। उस पर पहले भी केसेस हैं चोरी के। इस पर भक्ति कहाँ है हमें मालूम नहीं है। बहरहाल
ये पहली दफ़े नहीं हुआ कि जो पुलिस के अफसर हैं या सरकारी अफसर हैं वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों। मेरे दोस्त हैं फेसबुक पे नदीम का ये कहना है कि जिस तरह से यूपी पुलिस के एडीजी ने वर्दी में और सरकारी पैसे खर्च करके कांवड़ियों पे हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो फूलों की वर्षा की, भविष्य में जो अगले आका आएंगे, जो अगली सरकारें आएंगी, उनके लिए रास्ता खुल गया है। अब वो पुलिस से अपने कार्यकर्ताओं पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के हों, अब कार्यकर्ताओं पर भी फूलों की बारिश करवाएंगी आने वाली सरकारें। ये एक ऐसा रास्ता खोल दिया गया है। और वो तो आगे ये कहते हैं कि हो सकता है ईद की नमाज में, क्रिसमस में चर्च पर और गुरुद्वारों में जो प्रकाश पर्व होते हैं वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर के ज़रिए पुलिस के अफसर वर्दी पहनकर फूलों की वर्षा करें। और वो दिन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यूपी पुलिस के आला अफसर वर्दी पहनकर ही भंडारों का आयोजन भी करें और भजन भी गाते दिख जाएं। तब क्या समा होगा, अखबार में खबर छपेगी, वर्दी वाले भक्त। बहरहाल, जहाँ तक कांवड़ियों की बात है, ये बहुत ही सिंपल त्यौहार रहा है, बहुत ही सादा त्यौहार रहा है, श्रद्धा का, आस्था का त्यौहार रहा है। हम सुनते हैं कि डाक कांवड़ और फलानी कांवड़ वगैरह वगैरह, लेकिन डाक कांवड़ क्या होती है? डाक बम बोलते हैं उसे झारखंड के इलाके में। इसके तहत जो शिव के भक्त हैं वो सुल्तानगंज से पानी उठाते हैं और 24 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी पैदल तय करके देवघर के जो दुनिया भर में मशहूर मंदिर है वहाँ शिव को जल अर्पित करते हैं। इनको रास्ते में कहीं रुकना नहीं होता, ना बैठना ना खड़ा होना, बस चलते रहना है लगातार। ये अन्न भी नहीं खाते, बस पानी पीते हैं और फल खाते हैं। ये चिलम नहीं फूंकते, ये शराब नहीं पीते, डीजे नहीं लगे होते इनके साथ। बहरहाल, चूँकि एक जगह पर लगातार खड़े नहीं रह सकते और लगातार चलते रहते हैं, इसके लिए अगर इन्हें टॉयलेट भी जाना हो तो ये कांवड़ ज़मीन पर नहीं रख सकते, उसे किसी और को थमाना होगा जो उसे लगातार लेकर चलता रहेगा। फिर ये निवृत्त होकर, नहा धोकर, स्नान करके, दौड़कर अपने साथी को पकड़ते हैं और अपना कांवड़ खुद कंधे पे धरते हैं। बहुत ये साधना है, एक तरह की तपस्या है, इसमें कष्ट है और पूरी तपस्या, ना कोई शोर ना हंगामा, 24 घंटे लगातार शिव का ध्यान और जल लेकर पैदल लगातार बढ़ते जाना। असली कांवड़ यात्रा ये है। ये सब कुछ शरीर को अंदर से तोड़ देने वाला होता है। भगवान शिव के असली और सच्चे भक्त यही कांवड़िए होते हैं। वो नहीं होते जो बेसबॉल बैट लेकर और ऊधम मचा रहे हों, चरस पी रहे हों या गांजा पी रहे हों, डीजे पर डांस कर रहे हों, साथ साथ ट्रक चल रहे हों, सड़कों पर जो सामने आए जो मर्जी उत्पात मचाए। बहरहाल, सुना है कि पहला कांवड़िया रावण था। कुछ लोग ये भी कहते हैं पहला कांवड़िया ऋषि परशुराम थे। अब जो भी रहे हों, कांवड़ियों का ये रूप हमने अब देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा था। हमें इनमें मॉब लिंचिंग वाले गौ रक्षक भी दिख रहे हैं और 2019 के चुनाव के बूथ को मैनेज करने वाले कार्यकर्ता वो भी दिख रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर बेरोज़गार होते हैं, कोई काम नहीं है। मोहल्ले का एक अदना सा सिपाही ने झन्नाटे से थप्पड़ मार सकता है, लेकिन यहाँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल जब स्वागत करते हैं तो यही इनके 6-7 दिन होते हैं साल में खुद को ताकतवर महसूस करने के। वापस अपने अपने बिलों में ये जा चुके हैं। ये असली कांवड़िए नहीं है। पिछले 4 सालों में एक ऐसी फ़िज़ा बनी है कि आपको लगता है कि अगर आप सांस भी ले रहे हो तो कोई आपको देख रहा है। आप कहाँ जा रहे हो, कोई आपको देख रहा है, तय कर रहा है, जान रहा है। क्यों? स्मार्टफोन्स जब से आए हैं तब से आपकी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है। स्मार्टफोन का होना ही काफ़ी है आपकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। आधार के ज़रिए आपकी सारी सूचनाएं लोगों तक पहुंच चुकी हैं और आधार का क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है उसके बहुत से उदाहरण भी सामने आए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये भी बताया जा रहा है कि कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा। एक पूरी माहौल में जैसे मॉनिटरिंग होती है ना, सर्विलेंस, पुलिस स्टेट होती है, जहाँ सांस लेने से पहले भी सोचना पड़े कि कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ जो आकाओं को पसंद नहीं आएगा। पिछले दिनों कुछ चर्चा हुई थी, अभी भी चर्चा चल रही है कि किस तरह से एक न्यूज़ चैनल के 3 लोगों को न्यूज़ चैनल छोड़ना पड़ा। उनको बताया गया कि प्रधान सेवक का नाम मत लीजिए।
आप योजनाओं का जिक्र कर सकते हैं, आप किसी मंत्री का नाम ले सकते हैं, योजनाओं की परख कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए प्रधान सेवक का। अब जब सारी योजनाएं ही उनके नाम से हों, चाहे किसी भी मंत्रालय की हों, अब नाम कैसे नहीं लिया जा सकता। उसी में ही ये बात भी सामने आई थी कि किस तरह से चैनल्स को, अखबारों को, सोशल मीडिया को सरकार मॉनिटर कर रही है। उसी कड़ी में द वायर में पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक लेख लिखा है जिसके मुताबिक ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये सन 2008 में सेटअप किया गया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त जो फोकस ये था कि भारत निर्माण योजना को किस तरह से चैनल कवर कर रहे हैं। ये एक बड़ा टाइम बाउंड प्रोग्राम था, मतलब एक वक्त के भीतर तय सीमा के भीतर समय सीमा के भीतर जो गांव का बुनियादी ढांचा है उसको बनाना, उसके अलावा जो आतंकवाद की घटनाएं हैं उन पर निगाह रखना, और ख़ासकर 26/11 जब हुआ था बॉम्बे में ताज होटल और ओबरॉय होटल में, तो कुछ हमारे अति उत्साही एंकर्स थे, उन्होंने अपनी एंकरिंग में ही लोकेशन रिवील कर दी थी, और कुछ लोग तो उनसे बात भी कर रहे थे जो पाकिस्तान से आए थे, और जो बात हो रही थी पाकिस्तान के लोग वही टेलीविज़न चैनल देख रहे थे और उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो इसलिए ये मॉनिटरिंग सेल 2008 में बनाया गया था। शुरुआत में इसमें करीब 15 से 20 लोग थे, ठीक है। और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और अंबिका सोनी थी INB मिनिस्टर। उनके लिए कोई ये ज़रिया ये नहीं था कि इमेज प्रोजेक्शन की जाए उनकी और देखा जाए कि कौन खिलाफ बोल रहा है। 2014 के बाद इसकी जो मॉनिटरिंग सेल जो इनका है INB मिनिस्ट्री का, इसकी तादाद बढ़ा दी गई। 15 से 20 लोग पहले होते थे, एकदम 200 कर दिए गए। उस वक्त ये इस पर कोई कोशिश नहीं की गई कि न्यूज़ चैनल्स को मॉनिटर किया जाए और जो लोगों के अधिकार हैं संविधान के तहत उन पर भी बात की जाए। लेकिन पिछले 4 साल में सारा जो पैराफर्नेलिया, सारा जो तामझाम है मॉनिटरिंग का, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये कि प्रधान सेवक मोदी की जो छवि है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बढ़ाया जाए, स्टेंट का जिक्र हो वहाँ पर भी उनको श्रेय दिया जाए, जम्मू कश्मीर में बनाई गई सुरंग हो उसका भी श्रेय प्रधान सेवक मोदी को दिया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया पुल हो उसका भी श्रेय प्रधान सेवक मोदी को दिया जाए, मंगलयान हो उसका श्रेय भी प्रधान सेवक मोदी को दिया जाए। और ये सब मॉनिटरिंग चल रही है इस वक्त सूचना भवन से। ये CBI हेडक्वार्टर के नज़दीक है और 24 घंटे ये चलती रहती है। अभी हाल ही में जो द वायर ने छापा है उसके मुताबिक हाल ही में एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि जो मॉनिटरिंग करते हैं लोग उनके सेल फ़ोन बाहर रखवा दिए जाते हैं। उनको इजाज़त नहीं है कि सेल फ़ोन अंदर ले जाए। क्यों? क्योंकि जब से ख़ास प्रोग्राम ABP न्यूज़ पर मास्टर स्ट्रोक नाम का उसको बंद किया गया, उसकी पूरी जानकारी लीक हो गई, किसी ने मॉनिटरिंग सेल वाले ने ही लीक कर दी, तो अब वो जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, उनको भी बाहर रखवा दिया जाता है। इनका जो सुपरवाइज़र एक एडिशनल डायरेक्टर है INB मिनिस्ट्री का, उसने ये चेतावनी दी है, आगाह किया है कि दोबारा से कोई भी सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। ये डेली रिपोर्ट बनाते हैं ये लोग, मंत्रालय वाले, मॉनिटरिंग सेल वाले, और उसमें बताते हैं कि प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को किस तरह से दिखाया गया और कितनी देर दिखाया गया। फिर TV चैनल्स की ग्रेडिंग की जाती है। जो सरकारी चैनल्स हैं, दरबारी चैनल्स हैं, जो एकदम सरकार के आगे बिछे हुए, हम जानते हैं वो कौन से चैनल हैं, उनको रिलायबल कैटेगरी कहते हैं, रिलायबल, भरोसेमंद। जो थोड़े से कम दिखाते हैं प्रधान सेवक को और पार्टी अध्यक्ष को, उनको मिडलिंग कैटेगरी में रखा गया, मिडलिंग, बीच की, दरमियानी कैटेगरी में रखा गया। इनको फ़ोन आ जाता है मॉनिटरिंग टीम के किसी सदस्य से, किसी अफसर से, ऊपर वाले अफसर से, और इनको सजेशन दी जाती है कि प्रधानमंत्री को ज़्यादा दिखाया जाए इन चैनल्स को जो फ़ोन आते हैं। ये इन चैनल्स को फिर चेतावनी भी दी जाती है सलाह के रूप में, दोस्ताना सलाह के रूप में, कि कुछ ख़ास प्रोग्राम ऐसे हैं जो ना किए जाएं, उनके टॉपिक बदले जाएं और उनकी जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए। मॉनिटरिंग टीम की भी मॉनिटरिंग हो रही है, एक और टीम बना दी गई है जो इस मॉनिटरिंग टीम की मॉनिटरिंग करती है कि कहीं ये सूचना बाहर ना चली जाए। लेकिन सूचना है वो एक बू की तरह होती है, मैं खुशबू नहीं कह रहा, मैं बदबू नहीं कह रहा, एक बू की तरह होती है, एक स्मेल है ये,
महक है एक तरह से, वो अपने आप फैल जाती है, किसी के रोकने से रुकती नहीं है। जिस देश में सिर्फ टेलीफोन के ज़रिए गणेश जी दूध पी लेते हों, वहाँ सूचना क्या रुकेगी। बहरहाल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है, और जैसा हमने पहले बताया उनके सेल फ़ोन भी रखवा लिए जाते हैं। इस वक्त पूरा माहौल सर्वेलेंस का है, ताकि प्रधान सेवक के ख़िलाफ़ कुछ ना जाए, उनका नाम भी ना लिया जाए। ये पुण्य प्रसून को तो ये भी कहा गया था कि नाम मत लो तुम, और चैनल का मालिक कह रहा है, और उस चैनल का मालिक एक ऐसी कंपनी से है जिसकी आज़ाद पत्रकारिता की परंपरा रही है, आनंद बाज़ार ग्रुप कलकत्ता का। टेलीग्राफ अखबार कभी पढ़ी है, क्या खूबसूरत बेहतरीन अखबार है। अभी तक वो प्रेस की आज़ादी का झंडा उठाकर चल रहे हैं। उसमें मुकुल केसवन के आर्टिकल खास कर पढ़िए, संकर्षण ठाकुर और मुकुल केसवन के। बहरहाल ये दौर है ऐसा जिसमें हम जी रहे हैं, देखते हैं कब तक ये दौर चलता है। नमस्कार। आप देख रहे थे जनगण मन की बात। हमारी आपसे एक बार फिर इल्तिजा है कि आप YouTube पर जाएं और हमारा जो YouTube चैनल है द वायर न्यूज, उसको सब्सक्राइब करें, और साथ में जो छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको दबा दें, ताकि जब भी जनगण मन की बात का नया एडिशन आए वो आप तक पहुंच जाए, जो हफ्ते में 4 दफे आता है, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार।